हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश को फॉर आरबीएसई बोर्ड। जो राजस्थान बोर्ड है उसके लिए पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन जो है वहां पर भी हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं राजस्थान बोर्ड के उनको पढ़ाता हूं, तो ऑनलाइन भी उन्हीं के लिए जाने वाला है। तो आज हम पहली जो किताब है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। ये एक तरीके के लिए तुम्हारे लिए डेमो भी हो जाएगी कि ये ऑफलाइन में किस तरीके से पढ़ाता है, तो ऑनलाइन में भी तुम देख लो पहले कि हाँ कंटेंट कैसा है, पढ़ाता कैसा है। ये तो एक डेमो की तरह भी तुम इस लेक्चर को देख सकते हो। बाकी हम पूरा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैथ्स की क्लास चली रही है, मैथ और इंग्लिश की क्लास चल रही हैं अभी के टाइम पर। और साइंस भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो मैं करा रहा हूँ। तो जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जीएल फुएंटेस का ये लिखा हुआ है। इनके जो राइटर है वो जीएल फुएंटेस हैं, ठीक है। अब किताब जो है उसको तुम साथ में रखते जाना, बाकी रखने की भी जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ मैंने यहीं पर लिख रखा है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में ये दे रखा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये एक तरीके से कहावत जैसी है कि वे कहते हैं कि जो विश्वास है, फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा, विश्वास, वो जो है वो पर्वतों को हिला सकता है, ठीक है। तो एक कहावत की तरह है कि वे कहते हैं कि विश्वास या भरोसा पहाड़ों को हिला सकता है। तुम्हें लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करके चलना पड़ेगा क्योंकि तुम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में डायरेक्ट पढ़ के ही तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें हिंदी में उसका ट्रांसलेशन आना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आना ही चाहिए, जो सही है वही तुम्हें करना है। तुम आइडिया लगाओ, लाइन पढ़ो, उसका आइडिया लगाओ कि ये लाइन कहना क्या चाहती है, ठीक है। प्रॉपर तुम ट्रांसलेट कर पाओ वो अलग बात है, लेकिन तुम आइडिया तो निकालो कि ये जो लाइन है वो कहना क्या चाह रही है। जैसे ये है कि दे से, तो इतना तुमने पढ़ा कि दे मतलब वे, से मतलब कहते हैं। अब यहाँ से कुछ अलग लाइन चालू हो रही है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, फेथ मतलब भरोसा, कैन, मूव का मतलब खिसकाना, मूव का मतलब मूव करना, खिसकाना, हिला देना, ठीक है। माउंटेन्स, पर्वतों को हिला सकता है, कैन का मतलब सकता है, ठीक है। तो जो भरोसा है वो माउंटेन्स यानी कि पर्वतों को भी हिला सकता है। ऐसा कुछ तुम तुक्केबाजी भी तो कर सकते थे कि क्या कहना चाह रहा है। बट लेकिन वॉट शुड, शुड का मतलब चाहिए, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। क्या, बी पुट अवर फेथ इन, बी पुट अवर फेथ इन, जो लेकिन वो क्या है जिसमें हमें अपना भरोसा रखना चाहिए, जिसमें हमें अपना भरोसा रखना चाहिए। पुट इन का मतलब क्या होता है, रखना किसी में, ठीक है। तो लेकिन हमें अपना विश्वास को किस में रखना चाहिए, ये सवाल है तुम्हारे लिए कि जो विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें भरोसा किस चीज़ में रखना चाहिए, भगवान में रखना चाहिए, खुद में रखना चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल हैं वो इस पूरे चैप्टर में आने वाले हैं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। अब ये क्या मतलब है, दिस इज द क्वेश्चन, यह है वो क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ा करो। दिस इज द क्वेश्चन, यह वो क्वेश्चन है। दिस स्टोरी, यह कहानी, डेलिकेटली, डेलिकेटली का मतलब होता है बहुत ही नाजुक तरीके से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती है। पोजेस का मतलब प्रस्तुत करती है, ठीक है। आई वुड लाइक टू पोज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पोजेस का मतलब प्रस्तुत करना। ये सारी मीनिंग तुम्हें साथ ही साथ लिखते जाना है और याद करते जाना है। डेलिकेटली का मतलब बहुत ही संवेदनशील तरीके से, संवेदनशील या फिर बहुत ही नाजुक तरीके से, छुई मुई नाजुक तरीके से तुम्हारे सामने रखा जाता है, ठीक है। लेंचो इज अ फार्मर, इतना तुमने पढ़ा, इतना तुमने पढ़ा। लेंचो इज अ फार्मर, ये एक फ्रेज हो गया। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि ये पूरी लाइन है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। ये इतना बड़ा एक सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझना। सेंटेंस के जो टुकड़े होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेजेस। अलग अलग फ्रेजेस से मिलकर सेंटेंस बनता है, फ्रेज 1, फ्रेज 2, फ्रेज 3, ऐसे करके पूरा पूरा सेंटेंस बनता है।
तो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग फ्रेजेस का अर्थ निकालते हुए चलना है। पूरे सेंटेंस का एक बार तुम अर्थ निकालने को बैठोगे तुम नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत आएगी तुम्हें। तुम ऐसा करो लेंचो इज अ फार्मर, ये इतना एक फ्रेज हो गया। हु, अभी इसको अलग रखो, राइट्स अ लेटर टू गॉड, ये दूसरा फ्रेज आ गया। यहां से राइट्स अ लेटर टू गॉड, ये दूसरा फ्रेज आ गया। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, ये तीसरा फ्रेज आ गया। कॉमा, आस्किंग फॉर 100 pesos, ये चौथा फ्रेज आ गया। समझ रहे हो फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस तो वो है कि फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक, यहां से शुरू हुई लाइन और यहां पर फुल स्टॉप है तो यहां तक पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन सेंटेंस के अंदर अलग अलग फ्रेजेस आते हैं और फ्रेज को ये कनेक्ट कर रहे हैं। हु है, वेन है, कॉमा है, ये सब क्या कर रहे हैं? अलग अलग फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये पहला फ्रेज था, ये दूसरा फ्रेज है, उसके बीच में आ गया हु, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ये फ्रेज है और ये वाला फ्रेज है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? व्हेन। ये फ्रेज है और ये वाला फ्रेज है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? कॉमा। बात समझ में आ रही है कि पूरा सेंटेंस है, 4 फ्रेज आए हैं उसमें और उनके बीच में कनेक्टिव्स, एक तरीके तुम बोल सकते हो, इनको कनेक्ट करने वाले जो शब्द हैं वो लगे हुए हैं। तो तुम्हें अलग अलग फ्रेजेस का अर्थ निकालते जाना है। जैसे पहली जो लाइन है वो क्या कह रही है? लेंचो इज अ फार्मर, कितना सिंपल शब्द है कि लेंचो एक किसान है, खत्म। हु का मतलब जो, राइट्स अ लेटर टू गॉड, लिखता है एक पत्र भगवान को। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है, ठीक है। व्हेन, जब, अब इसको ऐसे मत समझना, व्हेन का मतलब तुम निकाल दो कब, व्हेन का मतलब तो कब होता है, व्हेन का मतलब जब भी होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता ruined, व्हेन इज क्रॉप्स आर ruined, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मतलब होगा कब, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है नहीं तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वो जब हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, क्रॉप्स का मतलब फसल, मीनिंग साथ ही साथ लिखते जाना। आर ruined, ruined का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, पैसोस का मतलब होता है एक तरीके से करेंसी होती है। जैसे भारत की करेंसी जो मुद्रा है वो रुपया है, हम यहाँ पर कह रहे हैं 100 रुपया। तो जैसे मैक्सिको है, अमेरिका के नीचे जो देश है मैक्सिको, वहाँ का जो मुद्रा है वो है पैसोस, हम कहते हैं रुपया, वो कहते हैं पैसोस। तो जो किसान है वो भगवान से मांग रहा है, आस्किंग का मतलब मांगना, वैसे तुम पूछते हो पूछना, लेकिन यहाँ पर वो मांग रहा है। आस्किंग फॉर 100 pesos, तुम्हें मीनिंग के हिसाब से अर्थ निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आस्किंग का मतलब तो पूछना ही होता है, आस्क का मतलब पूछना होता है। तो यहाँ पर देखो कि वो भगवान से 100 रुपये पूछता है कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा। तुम्हें सेंटेंस के हिसाब से अर्थ निकालना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम प्रॉपर अर्थ मत निकालो, तुम तुक्केबाजी करो कि क्या अर्थ हो सकता है इसका। तो लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वह भगवान से 100 रुपया मांगता है, मतलब 100 pesos मांगता है। ठीक है, इतना अर्थ निकाल सकते थे, इतना काफ़ी है। अब अगले वाली चीज़ को देखो, मैंने हिंदी में भी सारा कुछ लिख रखा है तो तुम इस चीज़ को पढ़ सकते हो। वही है कि क्या लेंचो का, सॉरी ये तो अगली लाइन आ गई, ये अगली चीज़ है। चलो आगे है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, जो लेंचो ने पत्र भेजा था भगवान को, क्या वो पत्र पहुंचेगा? ये चीज़ देखने वाली बात है। डज लेंचो, डज का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो वो ऐसे पूछ रहा है कि क्या लेंचो का पत्र पहुंचता है? सोचने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क लगा है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको जो रुपया है वो भेजता है, पैसे भेजता है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो क्या होगा, देखते हैं कहानी में क्या होगा। थिंक, सोचो, वॉट, क्या, तुम्हारे आंसर्स, योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके क्या उत्तर होंगे तुम्हारे हिसाब से? क्या भगवान को पत्र पहुंचेगा? क्या भगवान पैसे भेजेगा? तुम बताओ क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम कहानी में देखेंगे। दीज क्वेश्चंस वुड बी, क्या होंगे, वुड बी का मतलब होंगे, एक काल्पनिक चीज बताई जा रही है। काल्पनिक मतलब कुछ नहीं। थिंक वॉट योर आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी, तुम्हारे उत्तर जो हैं वो क्या होंगे ये सोचो। एंड गैस, गैस का मतलब अनुमान लगाना, कि अनुमान लगाओ हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि
कि किस प्रकार से जो कहानी है वो चलेगी, चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ तुम हिंदी में भी पढ़ सकते हो, सारा कुछ लिख रखा है कि क्या लेंचो का पत्र भगवान पहुंचता है, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं, सोचिए इन सवालों के आपके जवाब क्या हो सकते हैं और कहानी आगे कैसे बढ़ती है इसका अनुमान लगाइए इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो द हाउस, स्टोरी बिगिंस, कहानी शुरुआत होती है यहाँ से। द हाउस, किसी घर के बारे में बात चल रही है। द हाउस, किसी घर के बारे में बात चल रही है। द ओनली वन, द ओनली वन का मतलब वो अकेला है, जो घर है वो अकेला है। इन द एंटायर वैली, एंटायर का मतलब पूरी, पूरी वैली में, वैली का मतलब होता है घाटी। जैसे तुम पहाड़ी एरिया में चले जाओ, जम्मू कश्मीर उधर चले जाओ, लद्दाख साइड में, तो वहाँ पर तुम्हें अलग अलग घाटियाँ मिलती हैं, ठीक है। सक्सगाम वैली, तो मतलब वो घाटी है एक, तो पूरी घाटी है, एक पहाड़ी एरिया है पूरा पूरा घाटी, उसमें केवल एक घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, इसका क्या मतलब है? सेट का मतलब बैठा है, सिट, सिट का मतलब बैठना ही तो होता है। तो जो घर है वो बैठा हुआ है। ऑन द यानी कि किसी के ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब एक नीची पहाड़ी है, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, तो एक नीची पहाड़ी के ऊपर उसका घर बैठा हुआ है, घर स्थित है एक तरीके से। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, क्रेस्ट का मतलब चोटी, ठीक है। पीक, पीक भी तुम बोल सकते हो, पीक, चोटी को क्या कहते हैं? पीक। अभी उठाओ, क्रेस्ट मतलब चोटी होती है। तो एक छोटी पहाड़ी है, लो हिल है, उसकी चोटी पर, उसके क्रेस्ट पर जो घर है वो बैठा हुआ है। समझ गए ना बात? अब आगे देखो, लिखते जाना ये सारे वर्ड। क्रेस्ट का मतलब चोटी होता है, पहाड़ी की चोटी, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, अब इसको समझना, वन कुड सी द रिवर, इसका क्या मतलब है? वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति, ऐसे लिखे ना कभी भी वन, जैसे यहां पर तुम देखो, राम कुड सी, राम कुड सी द रिवर, मान लो मैंने कुछ ऐसा शब्द लिखा, तो यहां पर देख रहे हो राम एक सब्जेक्ट है, तो राम जो है वो यहां से पूरी की पूरी नदी को देख सकता है, ऐसा ही तो कुछ अर्थ निकलेगा। यहां कर कह रहा है वन कुड सी द रिवर, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वन। अब तुम बोलोगे वन क्या होता है? तो जब भी तुम्हें कुछ दिखे ना ऐसे, वन जो है वो सब्जेक्ट में मिले कि वन कुड सी द रिवर, वन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ऐसे अगर पूछे गए वन, तो उसका मतलब होता है कोई व्यक्ति। वहां पर फिक्स तो है नहीं कि राम है, लेंचो है, कौन है, उसने बोल दिया कोई व्यक्ति, वन, तो कोई व्यक्ति इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा मेरी इंग्लिश में जो फ़र्क दिखाया है वो इंग्लिश पढ़ के आया है, ना कि ग्रामर वगैरह से। तो ग्रामर ठीक है तुम्हें आनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन इंग्लिश में जो इस तरीके से तुम्हें शब्द दिख गया, लाइन दिख गई कि वन कुड सी द रिवर, अब ये तुम्हें किसी पेपर में दिख जाए, तुम तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या बात करना चाहता है, इसका अर्थ तुम खुद से समझ पाओगे कि वन कुड सी द रिवर यानी कोई व्यक्ति उस जगह से नदी को देख सकता है, ठीक है। एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड का मतलब मैदान या खेत, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, राइप का मतलब होता है पका हुआ, पके हुए मक्के के खेत हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदी को और पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता है, डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब तुम इतनी दूर से तुम जब देखोगे तो जो फूल वगैरह हैं वो कैसे लगेंगे? बहुत ही डॉट 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 जैसे लगेंगे, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तुम इस तरीके से अर्थ निकाल सकते हो। दैट ऑलवेज, जो, दैट का मतलब भी होता है जो, ऑलवेज हमेशा, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब यहां पर है खेती, अच्छी खेती, गुड हार्वेस्ट का मतलब अच्छी खेती। तो जो फूल हैं और पके हुए मक्के के खेत हैं, नदी हैं, ये सब ऐसा सीन बना देते हैं कि हाँ बढ़िया खेती होगी, ये देखने में पता चल जाता है कि बढ़िया खेती होने वाली है इस बार, तो वो हमेशा वादा करते हैं एक अच्छी खेती का। इस तरीके से तुम पूरा अर्थ निकाल पाओगे अपने हिसाब से।
तो एक बार खुद से ट्राई करो इस चीज़ को, तुम किताब तुम्हारे सामने होगी, इस पूरी जो इतना इतना जो पैराग्राफ है, इतना जो 4-5 लाइन है, इनको खुद से अर्थ निकालने की कोशिश करो कि किस तरीके से मैंने निकाला है, तुम भी उसी तरीके से इसका निकाल कर देखो, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी किताब बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी इंग्लिश ही बर्बाद हो जाएगी। ये मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि यह घर जो पूरे घाटी में अकेला था, एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत को देखा जा सकता था, जिनमें वे फूल खिले थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते हैं। ठीक है, अब आगे आता है द ओनली थिंग, कोई अकेली चीज, वो अकेली चीज द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को जरूरत थी, वाच अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है, लिख लो, तेज वर्षा। तो वो अकेली चीज क्या थी? वो तेज वर्षा थी जिसकी धरती को जरूरत थी। अर्थ नीडेड, अर्थ को जिसकी नीड थी। बाज अ डाउनपोर, द ओनली थिंग बाज अ डाउनपोर द अर्थ नीडेड। ऐसे भी तुम क्रम चेंज करके बोल सकते हो। बाकी अर्थ निकालना तुम्हें आना चाहिए, सीखना चाहिए तुम्हें। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, और या फिर एटलीस्ट अ शावर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम दो शब्द आते हैं, एक आता है एटलीस्ट, एक आता है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का होता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा इतना, कम से कम इतना, ऐसे बोलते हैं। तो दो शब्द आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि अकेली चीज जो धरती को चाहिए वो है एक तेज वर्षा या फिर एक सावर। सावर का मतलब होता है बौछार, हल्की बारिश। बौछार बोल दो या हल्की बारिश बोल दो। कैसे लिखते हैं बारिश? हल्की बारिश, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके तुम्हें अर्थ निकालना है। थ्रू आउट, थ्रू आउट द मॉर्निंग, एक फ्रेज ये हुआ, थ्रू आउट द मॉर्निंग। इसका अर्थ निकालो, पूरी सुबह, सुबह के दौरान, ऐसे पढ़ते हैं इसको, सुबह के दौरान। जैसे मैं तुमसे बोलूं थ्रू आउट द जर्नी, कहीं पर मान लो तुम जा रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो, तो वो जो पूरी यात्रा है, पूरी जो जर्नी है, उसके दौरान। थ्रू आउट का मतलब है के दौरान या पूरी यात्रा के दौरान, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी सुबह द लेंचो, लेंचो, लेंचो के बारे में यहाँ पर एडिशनल जानकारी दे रखी है डैश करके। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता है अपने खेतों को, फील्ड का मतलब खेतों को, इंटीमेटली का मतलब होता है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, बहुत ही गहराई से जानता है वो, अच्छी तरीके से जानना। तो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये किसके बारे में जानकारी दे रखी है? लेंचो के बारे में जानकारी देखी है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जिसे अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब उसने हैड डन का मतलब करना, कुछ काम किया, उसने कुछ किया। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं करा। एल्स, एल्स का मतलब होता है के अलावा, तो उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट मतलब इसके अलावा, की बट का मतलब लेकिन। सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इसका क्या मतलब है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूरब। ये उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, पूरब, ये क्या कहते हैं इसको? उत्तर, ये पूरब। ये जो बीच की दिशा होती है उसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो जो लेंचो है उसने कुछ नहीं करा, बस ये करा है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा, आसमान में उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा। उसने कुछ नहीं करा है इसके अलावा कि उत्तर पूर्व में वो देखता रहा आसमान में। ठीक है, तुम इसको यहाँ पर भी देख सकते हो। जो एकमात्र चीज पृथ्वी को चाहिए थी वह थी बारिश या कम से कम एक हल्की बौछार। सुबह भर यानी कि सुबह के दौरान, पूरी सुबह लेंचो जो है, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, कुछ और नहीं कर रहा था सिवाय इसके कि वह उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ये अब आ गया अगली लाइन। अब तुम खुद से अर्थ निकालो इसका। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो देखो, जब भी कुछ तुम्हें ऐसे दिखे इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें कोई इन्वर्टेड कॉमा में दिखे तो वो होती है कि वो कुछ बात कह रहा है किसी से। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि आई वेंट, जैसे तुमने वो देखे होंगे एक्टिव और सॉरी नरेशन वगैरह देखे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वहाँ क्या कहते हैं, राम सेड, राम ने कहा, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो ये जो बात है वो किसने कही है, राम ने कही है। तो ये जो बात होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है तो वो किसी ने बोला होगा, ठीक है। तो नाउ वी आर रियली, माने के अब हम, वी आर, ये ऐसे लिखा है वी आर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वी आर, आई एम है तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं आई एम, ऐसे डैश लगा देंगे बस, ठीक है। तो ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो अब हम रियली, सच में, गोइंग टू गेट, गेट का मतलब मिलने वाला है, तुम्हें मिलने वाला है सम वाटर, कि अब हमें सच में कुछ वाटर यानी कि पानी मिलने वाला है। वोमेन यानी कि अपनी जो पत्नी है उसको वो बोल रहा है कि औरत, हमें कुछ अब पानी मिलने वाला है, सच में मिलने वाला है। तो वो क्या, उसकी जो फसल थी उसको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी, और जब उसने उत्तर पूर्व में देखा तो अच्छी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो वो कह रहा है कि हम सच में अब हमें सच में अब पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर का मतलब होता है डिनर, एक तरीके से डिनर, रात का खाना, रात का खाना। तो उसकी जो औरत है वो अपना खाना बना रही होती है, डिनर बना रही होती है। रिप्लाइड, वो अब रिप्लाई दे रही है, वो अब उत्तर दे रही है, जवाब दे रही है, यस गॉड विलिंग, भगवान की कृपा से, हाँ मिलने वाला है हमें पानी भगवान की कृपा से। द ओल्डर बॉयज यानी कि जो बड़े बेटे थे घर के, वर प्लेइंग इन द फील्ड, वो खेतों में वर्किंग इन द फील्ड यानी कि वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे घर में, वो वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल, जब तक कि द वोमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि जो औरत है उसने सभी को बुला नहीं लिया। कॉल्ड का मतलब बुलाना, बुला लिया। और किस तरीके से बोला है उसने, देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा में लगाया, मतलब उसने वो बात बोली है कि वो औरत क्या बोलती है, कम फॉर डिनर, रात्रि का जो भोजन है डिनर के लिए आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। वोमेन कॉल्ड देम ऑल, सभी को बुला लिया कि आ जाओ डिनर के लिए, ठीक है। अब हमें सच में पानी मिलेगा, औरत, वो अपनी औरत से कह रहा है कि सच में पानी मिलेगा अब हमें। रात का खाना बना रही औरत ने रिप्लाई करा, जवाब दिया, हाँ ईश्वर की कृपा से, यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से। विलिंग का मतलब, विल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा शक्ति तुम बोल सकते हो या इच्छा बोल सकते हैं। तो भगवान की इच्छा से या भगवान की कृपा से ऐसा जरूर होगा, ऐसा वो बोल रही है। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। तभी औरत ने सबको खाने के लिए आओ कहकर बुलाया, खाने के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बाकी तुम ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन मैं कहाँ पर कराता हूँ, अगर कोई बाहर का देख रहा है तो राजस्थान में ही मैं कराता हूँ। राजस्थान का जो धौलपुर ज़िला है, धौलपुर में जो मनिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ। तो वहाँ पर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स की क्लासेस भी तुम देख लेना, यूट्यूब पर ही मैंने डाल दी है, तो उसको भी तुम देख सकते हो किस तरीके से पढ़ाता है। और मैथ का तो पूरा सिलेबस मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ही। और ये जो क्लास है तुम इंग्लिश की भी देख सकते हो कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाता है, तो इंग्लिश का भी तुम ट्यूशन वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम फीस वगैरह में तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। इट वाज, अब तुम देखो, तुम खुद से ट्राई करो, इसका अर्थ निकालो। यहाँ पर कॉमा लगा है, मतलब एक ये फ्रेज है, तुम बस इतने का अर्थ निकालो, ट्राई करो खुद से, हिंदी में लिखो, अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ इसको।
तुम एक एक का अर्थ लिखो। जैसे मैं अब तुम्हें प्रॉपर अगर इतना डिटेल में करना ही है तो इस तरीके से देखो अब तुम, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इतना है, ठीक है। तुम एक एक का अर्थ निकालो। इट का मतलब होता है वह या यह, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इट वाज, बाज का मतलब समझ जाओगी ये पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसी चीज के दौरान। क्या मान लो तुम्हारी क्लास चल रही है तो क्लास के दौरान तुम कहीं पर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है। तो ड्यूरिंग द मील, किसके दौरान, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द एग्जाम। ऐसा जो कुछ शब्द देखे उसका क्या मतलब है, एग्जाम के दौरान, क्लास के दौरान, मील के दौरान, ठीक है। तो मील के दौरान तुम इन दोनों का क्या अर्थ निकाल सकते हो, मील के दौरान, ड्यूरिंग द मील। इस पूरी चीज को एक साथ पढ़ो, ड्यूरिंग द मील यानी कि खाने के दौरान, मील का मतलब खाना, तो खाने के दौरान। जस्ट एज लंच हो तो इसका क्या मतलब है, यह खाने के दौरान, इट वाज ड्यूरिंग द मील, मतलब अभी आगे पढ़ेंगे, इतने का तुम्हें थोड़ा बहुत अर्थ निकाला। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। जस्ट एज, एज का मतलब जैसा, जैसा, जस्ट एज बिल्कुल जैसा, जस्ट का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, जस्ट का मतलब बिल्कुल। इसको भी लिखें अगर, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब इसका तुम अर्थ निकालो हिंदी में। जस्ट का मतलब बिल्कुल, एज का मतलब जैसा, लेंचो, हेड का मतलब पास्ट की बात कर रही है, पर कर रहे हैं। प्रेडिक्टेड का मतलब अनुमान लगा दिया, पास्ट की बात में अनुमान लगाया। तो जैसा लेंचो ने, बिल्कुल जैसा जो लेंचो ने अनुमान लगाया था वैसा ही हो रहा है, ठीक है। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट होना, चालू होना, शुरुआत होना, ठीक है, शुरू होना। और इसका अगर पास्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा, बिगिन। तो मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, बिगिन टू फॉल, फॉल का मतलब गिरना। तो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। तो ये तुम्हें फुल स्टॉप मिल गया होगा। अब तुम पूरे का अर्थ निकालो। इट वाज ड्यूरिंग द मील, जब वो खाना खा रहे थे, खाना खाने के दौरान, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की गिरने लग गईं, ठीक है। जो लेंचो था उसने क्या बोला था कि इस बार तो हमें, मतलब क्या था कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें सच में पानी मिलेगा औरत। तो उसका जो अनुमान था वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो क्या तुम इतना डिटेल में जाकर नहीं अर्थ निकाल सकते कि हर चीज़ का तुम्हें मीनिंग पता हो? तुक्केबाजी कर लो अगर तुम्हें प्रॉपर मीनिंग नहीं निकालने आ रहा था कि बोलना क्या चाह रहा है, वो तो तुम्हारे दिमाग में जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम ध्यान से समझना, मैं हटा रहा हूँ इसको। ऐसे शब्दों को लिखते रहना, जैसे ड्यूरिंग द मील आया तो ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द पेपर, कुछ भी तुम लिख सकते हो, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच। ऐसे बोलना सीखो, समझना सीखो। अब अगली लाइन आ रही है, उसको भी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब फ्रेजेस में तोड़ेंगे और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ, पता नहीं तुम्हें हाथ किधर जाता दिख रहा है, लेकिन उत्तर पूर्व की तरफ, इधर की साइड, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, ये पहला टुकड़ा हुआ। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज का मतलब होता है बहुत विशाल, बड़े। माउंटेन्स का मतलब पहाड़, पर्वत। तो उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व में बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स। तो ये ऐसे बोल रहा है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। ये इतना अलग आ गया, मतलब क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। तो बादलों के बड़े बड़े पर्वत, मतलब बोलना क्या चाह रहा है, बादल, बहुत बड़े बड़े बादल उसे दिख रहे हैं। तो वो एक तरीके कह रहा है कि बड़े बड़े बादलों के पर्वत जैसे दिख रहे हैं उसे उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। कुड बी सीन अप्रोचिंग,
उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़, यानी कि बहुत ज्यादा बादलों के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन, देखे जा सकते हैं। ऐसे कभी भी तुम्हें दिखे कुड बी सीन, कुड बी सीन, कुड बी सीन, ऐसा कुछ तुम्हें सेंटेंस मिले, कुड बी सीन, कुड बी क्या बोले अब, इट कुड बी, मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस कहीं पर दिख जाए कि कुड बी सीन, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसका मतलब होता है देखा जा सकता है कि उत्तर पूर्व की तरफ बादलों के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा सकते हैं इधर आते हुए। अप्रोचिंग का मतलब अप्रोच करना, तुम भी तो अप्रोच करते हो, ठीक है, तो तुम अप्रोच कर रहे हो मतलब किसी की तरफ जा रहे हो। तो ऐसा ही है कि वो जो आ रहे हैं, जो पर्वत हैं बड़े बड़े, वो जो बादल हैं बड़े बड़े, वो आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वाज फ्रेश, जो वायु थी, जो हवा थी, वो बहुत ही फ्रेश थी, यानी कि खुशनुमा थी। जो फ्रेश का मतलब फ्रेश है, एंड स्वीट, बहुत ही मधुर जो वायु है वो चल रही थी, हवा चल रही थी, ठीक है। इस तरीके तुम देख सकते हो। इसका हिंदी अर्थ कहाँ गया। खाना खाते समय, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी, भविष्यवाणी क्या, उसने प्रेडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी करी या अनुमान लगाया था, बारिश की तेज बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे, हवा ताजगी और मीठी थी, ठीक है, फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी बहुत ही मस्त मधुर चल रही थी। आगे देखो, द मैन वेंट, द मैन वो आदमी, वेंट आउट बाहर गया, आउट का मतलब बाहर, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, फॉर नो रीजन कहता तो उसका मतलब बिना वजह, बिना वजह चला गया, लेकिन यहां पर क्या देखा है, फॉर नो अदर रीजन देन, अदर देन का मतलब होता है इसके अलावा, फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये क्या कह रहा है अब, तो वो एक ही कारण से गया था। टू हैव का मतलब होता है कुछ, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि जो वर्षा है उसको अपने शरीर पर महसूस करने का जो मजा है उसको लेने के लिए वो बाहर गया था, ठीक है, ऐसे ही होगा। आदमी बाहर गया इस वजह से, आदमी बाहर इस वजह से गया था ताकि वह बारिश को अपने शरीर पर महसूस कर सके, ठीक है। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है खुशी जाहिर करना, ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज ये जो वर्षा की बूंदें हैं ना, दीज आरंट्स रेन ड्रॉप्स, क्या कह रहा है वो, ध्यान से समझना, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो बारिश जो आसमान से गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो इतने को अलग पढ़ो कि यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रही हैं जो, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं, नए सिक्के हैं, ठीक है, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं हमारी फसल के लिए। वो खुशी में कह रहा है कि अगर वर्षा हुई तो उसके अंदर मक्के की फसल अच्छी हो जाएगी, तो एक तरीके से वो सिक्के कर रहे हैं, वर्षा नहीं है, वो हमारे लिए सिक्के के समान है, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब वो वैसे तो वो बता रहा है, मतलब एक एनालॉजी बता रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना वो 10 रुपया की हैं और छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपया की हैं, ऐसे मतलब मजाक कर रहा है एक तरीके से। तो उसने कहा, जब वो वापस आया उसने कहा, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। वही है कि 5 रुपए का सिक्का है और बड़ी बूंदें को उसने 10 रुपए का सिक्का बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। इतना बड़ा सेंटेंस है ये, यहाँ पर आकर फुल स्टॉप लगा है।
तुम्हें क्या करना है, फ्रेजेस में टुकड़ों में तोड़ना है। क्या करोगे, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ये पहला फ्रेज हुआ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हमारे चेहरे के हाव भाव, उनको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो एक संतुष्ट एक्सप्रेशंस के साथ, मतलब उसे कुछ गम नहीं है, उसे चेहरे पर कोई दुख नहीं है, वो बहुत ही संतुष्ट दिख रहा है, आनंदित दिख रहा है, एक तरीके से तुम बोल सकते हो। फिर ये अगला है, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इतना देखो, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब क्या होता है, पके हुए मक्के के खेत। विद इट्स फ्लावर, फूलों के साथ। संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा जो बारिश की एक परत में ढका हुआ था। हाँ, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब उसने एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ, मतलब चेहरे के हाव भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने जो पके हुए मक्के के खेत है उसकी तरफ देखा, विद इट्स फ्लावर, जो उसके फूलों के साथ थे। ड्रेप्ट का मतलब होता है किसी से बिल्कुल दबे हुए, किसी से एक तरीके से तुमने किसी पर पर्दा डाल दिया हो, इस तरीके से ढका हुआ, ड्रेप्ड। इन अ कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है एक पर्दा, तो पर्दे से ढके हुआ है पूरा का पूरा खेत। पर्दा किसका है, कर्टेन ऑफ रेन, ये इतना तुम्हें एक साथ पढ़ना है, अ कर्टेन ऑफ रेन। वर्षा का जो पर्दा है, बारिश का जो पर्दा है, वर्षा का जो पर्दा है उससे ढका हुआ है पूरा का पूरा खेत, इस तरीके से उसने देखा। ठीक है, बट लेकिन सडनली, अचानक से, अ स्ट्रांग, एक तेज, विंड, हवा। तो लेकिन अचानक से एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो, उड़ना स्टार्ट हुई, बिगेन टू ब्लो, उड़ना स्टार्ट हुई, तेज हवा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इतना अर्थ निकालो कि अचानक से अब तेज हवा स्टार्ट हो गई। अलोंग विद द रेन, अलोंग विद द रेन का मतलब क्या होता है, अलोंग विद द, कैसे देखेंगे, मतलब वर्षा के साथ में। अलोंग विद का मतलब होता है साथ में, तो जो हवा आ रही है ना तेज तेज, वो वर्षा के साथ में आ रही है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन का मतलब, स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर, स्टोन का मतलब पत्थर ही तो होता है। हेल स्टोन का मतलब होता है पत्थर जैसे जो ओले होते हैं उनको हम कहते हैं, ओलों को कहते हैं, ओले जो पड़ते हैं ना, बर्फ के ओले, तो उनको हम हेल स्टोन्स कहते हैं। बिगेन टू फॉल, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हवा स्टार्ट हो गई बहुत तेज, बारिश भी चल रही थी, बारिश के साथ में ओले भी आ गए। तो ये कह रहा है वो कि लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ठीक है, अब क्या होगा, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो ओले गिर रहे थे वो सच में रिजेंबल कर रहे थे सिल्वर के सिक्के जो होते हैं। चांदी के सिक्के कैसे होते हैं, चांदी कैसी होती है, सफ़ेद तो होती है, तो जो ओले थे वो भी सफ़ेद होते हैं। तो उसने उनको किससे मतलब एनालॉगी बनाई है, मतलब समानता बनाई है चांदी के सिक्कों से, कि जो अब ओले गिर रहे हैं ना वो चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे हैं। सच में वो रिजेंबल का मतलब होता है उसके जैसा दिखना, रिजेंबल का मतलब होता है उसके जैसा दिखना। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या लिखा है, ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। देख रहे हो, रिजेंबल का मतलब उसके जैसा दिखना, नए सिल्वर के सिक्कों जैसा दिख रहा है। सिल्वर का मतलब चांदी के सिक्के। द बॉयज, उसके जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज का मतलब होता है खुद को, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, मतलब वर्षा में उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया, वर्षा में चले गए वे। रेन आउट टू कलेक्ट, बाहर को भागे, आउट का मतलब बाहर, जैसे अभी आया था बेंट आउट, तो बाहर गया, ऐसे रैन आउट का मतलब बाहर को भागे। ठीक है, रैन आउट टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, पर्ल्स, मोती जवाहरात, मोती, तो जमे हुए जो मोती हैं। फ्रोजन का मतलब फ्रोजन, फ्रीज, फ्रीज कर दिया, फ्रीजर आता है तो फ्रीज क्या करता है, बर्फ को फ्रीज कर देता है, जमा देता है।
तो जो जमे हुए मोती हैं, फ्रोजन पर्ल्स जो हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए जो लड़के थे वो ओले भरने के लिए गए थे, एक तरीके से कलेक्ट करने के लिए गए थे, इकट्ठे करने के लिए गए थे। लड़के जो बारिश में खुद को भिगोते हुए, एक्सपोज का मतलब खुद को भिगा रहे हैं, भिगो रहे हैं, ठीक है, बारिश से भिगो रहे हैं। देमसेल्फ मतलब खुद को, बाहर दौड़े, बाहर को भागते हैं, वो दौड़ते हैं जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए। जमे हुए मोती मतलब ओलों की बात कर रहा है वो, ओले, कि ओले इकट्ठे करने के लिए वो भाग रहे हैं। जैसे तुम भी भागते हो, जब भी बारिश होती है, ओले वगैरह पड़ जाते हैं, तुम क्या करते हो, भागते हो ना ओले पकड़ने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली, इट्स रियली, इसका मतलब क्या होता है, इट इज रियली, यह तो सच में, गेटिंग बैड नाउ, गेटिंग का मतलब होता जा रहा है बुरा, नाउ अब तो ये बहुत बुरा होता जा रहा है, अब तो ये सच में बुरा होता जा रहा है। वो कह रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, जो आदमी है उसने कहा। एक्सक्लेम्ड का मतलब तुम इतना याद रखोगे, आदमी ने कहा। आदमी क्या कह रहा है कि अब तो ये सच में बुरा होता जा रहा है, क्योंकि ओले वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ ना, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, तो मतलब मुझे उम्मीद है कि तुमने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो आई होप तुम समझ रहे होगे, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रही होगी बात। तो ऐसे ही वो बोल रहा है, आई होप इट पासिस क्विकली। पासिस का मतलब निकल जाना, पास हो जाना। जब तुम क्लास 10th पास करोगे तो क्या होगा, तुम क्लास 10 से निकल गए। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जो बारिश, जो ओले पड़ रहे हैं वो जल्दी से निकल जाए। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से। तो वो उम्मीद कर रहा है कि ये जल्दी से निकल जाए। लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जो ओले थे वो जल्दी से पास नहीं करे, जल्दी से वो निकल नहीं गए, बहुत देर तक मतलब ओले पड़ते रहे। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली। मतलब लोग एक घंटे के लिए जो ओले वगैरह थे, बारिश थी, हवा थी, वो सब कुछ हर जगह पड़ती रही। घर में, गार्डन यानी कि क्या कहते हैं गार्डन को, पार्क में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के का जो खेत है वहाँ पर, पूरी की पूरी घाटी में, ओवरऑल जो पूरी की पूरी घाटी है वहाँ पर एक घंटे तक बारिश चली है ओलों के साथ। द फील्ड, जो खेत हैं, बाज वाइट हो चुके हैं, पूरा का पूरा जो खेत है वो सफ़ेद हो चुका है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्व, एज इफ का मतलब होता है मानो की, मानो की जो पूरा का पूरा खेत है वो सफ़ेद हो चुका है, जैसे कि वो पूरा का पूरा जो खेत है वो नमक से कवर हो गया हो, नमक से ढक गया हो। अब यहाँ पर नमक का ही का इस्तेमाल क्यों करा गया, ऐसा भी तो बोल सकता है चीनी से भर गया हो, मतलब पूरा खेत चीनी से कवर हो चुका है, ढक चुका है, और नमक का क्या इस्तेमाल करा, क्योंकि नमक खाने में कैसा होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। कड़वा क्या होता है, वो क्या है, खारा होता है, खारा, अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो ओले पड़े हैं वो उसके लिए कुछ अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात होती है तो वो शुगर का इस्तेमाल कर लेता, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है कि ओले से उसका पूरा पूरा खेत बर्बाद हो गया। तो इसीलिए उसने सॉल्ट का इस्तेमाल करा है, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नमक भर गया है पूरे खेत में, ठीक है। तो अब तो ये सच में बुरा हो रहा है, आदमी ने कहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। एक घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत, पूरी घाटी में गिरते रहे। खेत सफ़ेद हो गया, जैसे नमक से ढक गया हो। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जैसे नमक से ढक गया हो। बात आ रही है समझ में, इसको पूरा खुद से अर्थ करने का ट्राई करा करो खुद से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस। क्या समझ आया, क्या समझ आया, तुम बताओ चलो इसका पूरा अर्थ। चलो ये अभी के लिए तुम्हारे लिए टास्क है, तुरंत करना है तुम्हें ये चीज़। वीडियो को रोको, चुपचाप रोको, एक एक जो शब्द है उसका हिंदी में मीनिंग लिखो, फिर इसका अर्थ आइडिया लगा लो कि ये जो 3 लाइन है वो बोलना क्या चाह रही हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन लिखना है कि ये क्या कह रहा है, तुम्हें बस इसका अर्थ निकालना है कि अर्थ क्या है इसका। निकालो जल्दी से, क्या बोलना क्या चाह रही हैं ये 3 लाइनें। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ करते चलो, नहीं तो तुम बहुत बुरे फंसोगे इंग्लिश में, क्योंकि
कैसे तुम कर ले जाओगे। इंग्लिश का अगर तुम सिलेबस देखो क्लास 10th का, 10 नंबर की ग्रामर है बस, 10 नंबर की ग्रामर। बाकी क्या आता है तुम्हारे लिए, 4 पैसेज आएंगे। पैसेज कहाँ से बन के आएंगे, 2 तो किताब से आएंगे और 2 अलग से आएंगे, ठीक है। तो जो पैसेज होते हैं उसमें क्या होता है, पूरा चैप्टर जैसा ही तो लिखा रहता है कि तुम्हारे लिए एक 10-15 लाइन लिखी हुई हैं, तो तुम्हें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लोगे तुम, ग्रामर पढ़ के? तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी, और यही तरीका है कि तुम खुद से बैठो, इन लाइनों को हिंदी में लिखने का ट्राई करो। मीनिंग नहीं आ रही तो मीनिंग पूछ लो, गूगल वगैरह पर सर्च कर लो मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर से पूछ लो। लेकिन जब तुम मीनिंग पता है तो उसका फिर अर्थ निकालने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर तुम इतना भी कर लेगे ना कि वो लाइन लिखी है, वो कहना क्या चाह रही है, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बेशक तुम प्रॉपर अर्थ नहीं निकाल पा रहे, लेकिन कहना क्या चाह रहा है वो अर्थ समझ में तो आए, ठीक है। तो 4 पैसेज हो गए, 2 इधर से, 2 अननोन वाले अनसीन पैसेज आएंगे, 4 पैसेज हो गए। किताबें आएंगी, दोनों की दोनों जो किताबें हैं वो कितने कितने नंबर की हैं, 20-10 शायद, ऐसा कुछ पैटर्न है, ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन बहुत ज़्यादा जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें तो मान के चलो बस 10 नंबर की ग्रामर आने वाली है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के। बाकी का पूरा जो 90 नंबर का पेपर है उसके लिए तुम्हें पूरी की पूरी किताबें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहानियाँ याद हो गई, कहानियाँ याद करने से कुछ नहीं होता है। ये पूरी कहानी सबको पता होगी तुम्हें कि लेंचो एक किसान है, उसके साथ क्या क्या होता है वो सब तुम्हें पता होगा। किताब पढ़ने का मतलब होता है कि तुम उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम एक एक लाइन को समझने का ट्राई कर रहे थे कि ऐसी कुछ लाइन दिखे तो उसका क्या मतलब होता है। तो वही चीज़ है कि तुम एक एक लाइन को पकड़ो, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये तुम्हारे सामने है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं करा तो बुरा फंसोगे तुम, सच में बता रहा हूँ अभी से, बद्दुआ लगेगी तुम्हें अगर ये तुमने नहीं करा तो। हिंदी में लिखने का ट्राई करो पूरे को कि क्या क्या इसका अर्थ होगा। नॉट अ लीफ, लीफ का मतलब पत्ती। चलो मैं तुम्हें अर्थ बताते जा रहा हूँ, मीनिंग बताते जा रहा हूँ। लीफ का मतलब पत्ती, रिमेंड का मतलब होता है बचना कुछ। जैसे मैं तुम्हें तो कहता हूँ कि कुछ शेष बचना, जैसे तुम्हारे पास 5 रुपया थे, तुमने 2 रुपया खर्च कर दिए तो तुम्हारे पास 3 रुपया रिमेनिंग है, यानी कि बचे हुए हैं। समझ गए कि जो एक पत्ती है वो बची हुई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्री का तुम्हें पता ही है। द कॉर्न, कॉर्न का मतलब मक्का। टोटली यानी कि पूरी तरीके से। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल वर गॉन, जा चुके हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब होता है पौधे या पेड़, पौधे बोल लो। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, ऐसा कभी दिखे, लेंचोस, एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं इसको। अगर किसी भी नाम वगैरह में तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो उसका मतलब होता है लेंचो का। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं, जैसे राम्स ऐसे लिखा हो, एपोस्ट्रॉफी एस राम, राम्स हाउस, तो हम ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे, राम का घर। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा। अब देख रहे हो ये सब तुम्हें ग्रामर में थोड़ी ना पढ़ाएंगे हम, ये किताबों से ही तुम्हें बहुत सारी चीजें ग्रामर में सीख लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखो। बाज फिल्ड, पूरा का पूरा भर गया। विद सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख के साथ, विद सैडनेस, विद का मतलब साथ, दुख के साथ। पूरी सारी की सारी मीनिंग मैंने बता दी है, अब पूरा का पूरा अर्थ निकाल के दिखाओ तुम। अब मैं चलो तुम्हें बताता हूं पूरा का पूरा अर्थ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जितने भी जो पौधे थे उन पर पत्तियां लगी होंगी, तो वो बोल रहा है नॉट अ लीफ। ए का मतलब यहां पर है, जैसे मैं तुम्हें कहूं, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट वाज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ है। तो इसका क्या मतलब है, देख रहे हो यहाँ पर कुछ ऐसा अगर तुम्हें दिखे, नॉट अ, नॉट अ, इससे शुरुआत हो, नॉट अ, तो इसका मतलब होता है कोई अकेला स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम नहीं था, ऐसा मतलब होता है। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, नॉट अ लीफ,
नॉट अ सिंगल लीफ, ऐसे भी वो लिख सकता था। तो कोई एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बच पाई। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, कोई अकेला स्टूडेंट भी इसको कर नहीं पाया, कोई एक भी स्टूडेंट इसको कर नहीं पाया उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी, ऐसा वो कह रहा है। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, ठीक है। द कॉर्न, मक्का, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का जो था पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन, जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो भी जा चुके थे, पौधों से जो फूल थे वो भी जा चुके थे, खत्म हो चुके थे। लेंचो की जो आत्मा है, वाज फिल्ड, पूरी तरीके से भर गई, विद सैडनेस, दुख के साथ। लेंचो की आत्मा पूरी तरीके से दुख से भर गई। मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, पौधों से फूल भी चले गए थे, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। क्या इतना तुम अर्थ नहीं निकाल पाए थे इसका? तो बताओ जरा। When the storm had passed, जब जो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, आंधी या तूफान, इनके लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे गेल आता है एक, गेल, स्टॉर्म तो हो ही गया, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, देखेंगे उनको, एक क्वेश्चन था शायद इस पर। When the storm का मतलब होता है आंधी तूफान, लिख लेना। तो जब स्टॉर्म यानी कि जो तूफान था, हैड पास्ड, निकल चुका था, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ था, इन द मिडल, इन द मिडल का मतलब बिल्कुल बीच में, मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बिल्कुल बीचों बीच वो खड़ा हुआ था। और सैड टू हिज सन्स, और उसने अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा। अब वो क्या कह रहा है वो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ होगा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स हैव वुड हैव, लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। The hail has left nothing this year, we will have no corn। ये पूरी जो बात है वो अपने बच्चों से कह रहा है, अपने बेटों से कह रहा है। अब यहाँ पर पहली चीज आती है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो क्या आते हैं, जो टिड्डी, 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 टिड्डियों का जो झुंड होता है, टिड्डियों का जो दल है, टिड्डियों का दल या टिड्डियों का झुंड। तो जो लेंचो है वो क्या कह रहा है अपने बेटों से कि टिड्डियों का दल आता ना, वो इससे ज्यादा छोड़ देता, टिड्डियों का जो दल आता वो इससे ज्यादा छोड़ देता। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मोर देन दिस का मतलब इससे ज्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ देता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वुड हैव का मतलब छोड़ दिया होता, इमेजिनेशन में चला गया, काल्पनिक दुनिया में चला गया कि अगर टिड्डियों का दल आता वो इससे ज़्यादा छोड़ देता। तो कहीं भी तुम्हें ऐसा दिख जाए वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव वॉश्ड, कुछ भी आ जाए, मतलब यहाँ पर तुम लेफ्ट की जगह पर अलग अलग वर्ब लगाते जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखे वुड हैव, तो उसका मतलब एक काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर टिड्डियों का दल आता वो इससे ज़्यादा छोड़ देता, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तुम ग्रामर वगैरह कितना भी पढ़ते रहो नहीं सीख पाओगे इंग्लिश, सच बता रहा हूँ। द हेल, हेल का मतलब वही ओले, हेल स्ट्रॉम बोले, हेल स्टोन्स ओले, हेल बोले, ठीक है, तो वही है, ये ओलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ओले। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल है, जो ओले हैं, हैज लेफ्ट, उसने कुछ नहीं छोड़ा, नथिंग का मतलब कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल का मतलब भविष्य की बात कर रहा है, इस साल तो हम विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा, कुछ भी मक्का नहीं होगा, बिल्कुल भी मक्का नहीं होगा, इस साल हमारे पास कुछ भी मक्का नहीं बचा होगा। तो जब तूफान खत्म हो गया वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों की आंधी, टिड्डियों की जो आंधी है, टिड्डियों की आंधी भी इससे ज़्यादा छोड़ जाती, ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। आगे बढ़ जाओ। That night was a sorrowful one. This movie was a beautiful one. पहली लाइन और इस लाइन में क्या कनेक्शन दिख रहा है? sorrowful one, beautiful one,
इसका मतलब होता है दैट नाइट, जैसे ये कह रहा है वह मूवी जो थी ना वो एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी मूवी थी। द मूवी वाज अ गुड वन, मूवी वाज अ ब्यूटीफुल वन, दैट नाइट वाज अ सोलफुल वन। तो वो जो रात्रि थी वो जो रात थी वो एक सोलफुल का मतलब होता है बहुत ही दुख भरी रात। ठीक है, जो रात थी वो एक दुख भरी रात थी, बहुत ही सैडनेस से भरी हुई रात थी। ठीक है, ऑल आवर वर्क, जो भी हमारा काम था, फॉर नथिंग, वो किसी के लिए नहीं था, सब बर्बाद चला गया। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। कैन का मतलब सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है। नो वन का मतलब कोई नहीं, देयर इज का मतलब यहां, या ऐसा कोई, ऐसा यहां कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल गो, ये देख रहे हो फुल फॉर्म इसकी देखना, वील का मतलब होता है वी विल, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वी विल ऑल, हम सभी, गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे चले जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, भूखे ही रहेंगे, इस तरीके से उन्हें बोला है कि वह रात बहुत ही दुख भरी रात थी, हमारा सारा काम बेकार गया, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमें मदद करने वाला कोई नहीं है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। हाँ, एक और तुम चीज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, मान लो किसी को इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसा करेगा, ये मैंने लाइन जैसे बोली, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, या देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तुम इसको एक बार पढ़ो, बिना देखे इसको बोलो। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो, बोलना सीख रहे हो, उसके लिए भी कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, बिना देखे बोलो इसको, कि एक बार तुमने पढ़ लिया, एक दो बार अच्छे से पढ़ लो उसको, फिर जुबान पे लाने की कोशिश करो कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। ठीक है, वी विल गो ऑल हंग्री दिस ईयर, वी विल गो ऑल हंग्री दिस ईयर, दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन, दैट नाइट वाज अ सोरफुल वन, ऐसे बोल कर देखा करो बिना देखे। ठीक है, उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन था वो किताब में ही दे रखा है। ठीक है, मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं डाले हैं, वैसे तो मैं क्वेश्चंस को अलग से लेने वाला था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को देख लो कि ये इस बार जो पेपर हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन देखा गया था राजस्थान वाले बोर्ड में। ठीक है, 2026 में ही। तो वॉट डिड लेंचो होप फॉर, हाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो क्वेश्चंस है उनको मैं अगली क्लास में, मतलब जब भी ये स्टोरी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं तुम्हें फालतू के क्वेश्चन नहीं याद कराऊंगा, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि PYQs में दे रखी हैं। ठीक है, तो इतने साल हो गए, 10-15 साल के, मैं तुम्हें PYQ निकाल के दे दूंगा, उनके अलावा कुछ नहीं वो नया बनाने वाला, वही क्वेश्चन बार बार आएंगे। ठीक है, तो मैं फालतू की चीज़ें नहीं याद कराऊंगा, और PYQ वगैरह जो हैं क्वेश्चंस भी मैं ही तुम्हें याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इसको फिर से देख लेंगे। व्हाट डिड का मतलब पास्ट की बात कर रहा है, लेंचो होप फॉर, होप का मतलब क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो लेंचो ने क्या उम्मीद करी थी, लेंचो किस बात की उम्मीद कर रहा था, लेंचो ने क्या उम्मीद करी थी, तो वो तो उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बारिश होगी, और मतलब उसने क्या उम्मीद करी थी, मतलब क्या आशा कर रहा था वो कि अच्छी बारिश हो जाए बस। ठीक है, तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ सावर, लेंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था क्योंकि उसके पके हुए मक्के के खेत को बस एक बौछार की ही ज़रूरत थी, और उसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बौछार आ जाए, रेन आ जाए। लेकिन वो तो दिक्कत हो गई क्योंकि वहाँ पर ओले भी चालू हो गए, अगर बारिश होती कोई दिक्कत नहीं थी, वो बारिश की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, तो किसकी उम्मीद कर रहा था, बारिश की उम्मीद कर रहा था, तुम ऐसे भी कर सकते हो, किसकी उम्मीद कर रहा था वो, किसकी उम्मीद कर रहा था, तो क्या उत्तर होगा तुम्हारे लिए, बारिश की, वर्षा की।
ठीक है, हिंदी में अगर किसी को याद करना हो तो किसकी उम्मीद कर रहा था? वारिस की। अब तुम्हें अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा कि वो अकेली चीज़ जिसकी वो उम्मीद कर रहा था वो क्या थी? वो एक वारिस थी। इसको तुम उसमें भी निकाल सकते हो, जो किताब है वहीं से तुम इसका उत्तर बना सकते हो। जैसे जेरा, तुम इतना भी लिख सकते हो, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो यहां से तुम कैसे बनाओगे? द ओनली अर्थ नीडेड की जगह पे तुम कर सकते हो लेंचो होप्ड फॉर। द ओनली थिंग, देखो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। द ओनली थिंग लेंचो होप्ड फॉर was a downpour or at least a shower। ये तुम्हारा उस क्वेश्चन का उत्तर है, इसको लिखना। चलो मैं इसको अगर हो सका तो उधर ही पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि ये हमने किताब में से ही बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा है, अर्थ नीडेड की जगह पर बस लेंचो होप्ड फॉर कर दिया है, और ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखना उस क्वेश्चन का जवाब तुम इस तरीके से दे सकते हो। दिख रहा है तुम्हें ये? ठीक है, तो ऐसे लिखना, द ओनली थिंग लेंचो होप्ड फॉर वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। पता नहीं तुम्हें मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन लिखना इसी तरीके से, यही है तुम्हारा उत्तर। क्योंकि ये तुम्हें आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि तुमने किताब में पढ़ा है, और वैसे ही लाइन यहाँ पर आ गई। यहाँ पर तुम लेंचो होप्ड फॉर रेंस एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ रैप कॉन नीडेड वाज अ शावर। थोड़ा सा इसको एक ही सेंटेंस में परोने का ट्राई करा है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है तुम्हें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है, एक लाइन में तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन में दे ही रखा था कि 15-20 वर्ड का तुम्हारा होना चाहिए, 15-20 या 20-30 वर्ड में उत्तर देना था, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आज करेंगे, कल देखेंगे आगे की जो स्टोरी है उसको, कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और वो सोच रहा है कि अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब वो भगवान से उम्मीद मांगेगा, ठीक है। आगे के सवालों को तो एक क्लास में अलग से लेंगे, यहाँ से फिर हमें आगे पढ़ना है। यहाँ से अब आगे इसको हम कल देखेंगे। बाकी तुम्हें एक डेमो की तरह ये लेक्चर मिल चुका है। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि, या फिर तुम्हें चाहिए कि किसी और तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए, या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, वो तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी ऑफलाइन जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो तो कर ही लें, क्योंकि वहाँ पर 1-to-1 बात करी जा सकती है तुमसे, आमने सामने होते हो ज़्यादा समझ में आता है, मुझे पता रहता है कि कौन सी लाइन तुम्हें समझ में आई, कौन सी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई, सारी चीज़ें पता रहती है, ठीक है। तो पर्सनल मैं तुम गाइड कर सकता हूँ, तो उसके लिए तुम ऑफलाइन आ सकते हो मनिया में, ठीक है। तुम कॉन्टैक्ट भी मुझे कर सकते हो इस नंबर पर 9549893347। मैसेज कर देना, इसको व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई वगैरह दे दूंगा, ठीक है। बता दूंगा मैं सारी जानकारी, कहाँ पर आना है, कितने बजे से आना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और इसको 10th क्लास के बच्चों तक जरूर पहुँचाना, ताकि उन्हें पता तो चले कि कैसा पढ़ा रहा है, ताकि तब हम ऑफलाइन में जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।